हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाएंगे 10 की विज्ञान और 10th क्लास का आज पेपर देखने वाले हैं। 2022 का कैसा पेपर आया था यूपी बोर्ड में। कोड है इसका 824 BL। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हमने आपको लिख करके दिया है, लिख करके आपको बताया है, बताएंगे भी। ठीक है, तो पेपर अच्छा पहले सोल्यूशन थोड़ा सा दिखा देते हैं कि पेपर हमने कैसे आपके लिए सोल्यूशन लिखा है। थोड़ा सी तसल्ली आ जाएगी आप लोगों को। उसके बाद जो है पेपर स्टार्ट कराएंगे आपको कि कैसा कैसा है इसमें। ठीक है, पहले सोल्यूशन देख लीजिए थोड़ा सा। तो बेटा सोल्यूशन दिख रहा है आप लोगों को। ये सोल्यूशन देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर सहित पूरा का पूरा आपको। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले पेपर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पेपर किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो देखो पेपर किस प्रकार से आते हैं, फिर सोल्यूशन की बात करेंगे इसका। थोड़ा सा देख लो पेपर कैसे आता है, 2-4 क्वेश्चन। जैसे कि आपके लिए सबसे पहले होता है समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। आपके लिए 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है और 70 अंक का पूर्णांक है, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है नोट में। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। निर्देश ध्यान से पढ़ लेंगे। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा गा में विभाजित है। मतलब ये 3 खंड होंगे, का खा गा। फर्स्ट में फिजिक्स होगा, खा में आपका वो होगा बेटा रसायन विज्ञान, और गा में बायोलॉजी होगा। ठीक है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है आपको। फिर नेक्स्ट है बेटा, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी मानिए पहले के क्वेश्चन करने हैं, का खा जितने भी हैं सारे कर लें। जब कंप्लीट हो जाए फिर नया खंड जो है नए पेज से स्टार्ट करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक करने में ना दिक्कत आती है। और नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है आपको। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। आवश्यकता अनुसार उत्तर पुस्तकों आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। मतलब जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण देनी है, चित्र बनाना है आपको। चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन प्रकार किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, फिर सोल्यूशन भी इसका बताएंगे। 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए बस। तो पहला खंड का स्टार्ट होता है पार्ट ए। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनता है। कैसे बनता है बेटा, देखो इस चीज़ को कैसे बनता है थोड़ा सा समझ लो, फिर हम सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। देखो जैसे अवतल दर्पण होता है बेटा, अवतल दर्पण ये तो होता है ऐसा, ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और इसमें एक ये वक्रता केंद्र होता है C, ये फोकस होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु, फोकस पर यहाँ रखी जाती है वस्तु। ठीक है, अब फोकस पर रखी हुई वस्तु है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हम प्रकाश की किरण डालते हैं, ये प्रकाश की किरण गई है। ठीक है, अब यहाँ पे टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के इधर को आएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं बेटा हम, दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो देखो इस प्रकार से आती है, मानी पोल पे टकराई और ऐसे निकल जाती है। तो देखो कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है ना, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है इसका। तो उत्तर हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर पर टिक कर सकते हैं। समझ में आई बात आपके, अनंत पर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें है निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो हीरा में होती है। हीरा में किसमें बेटा, हीरा में, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख रखे हैं बेटा, आप लोग देख सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट दिखाई देता हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे आंसर मैंने लिख रखे हैं बेटा। सारे क्वेश्चन ये हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर आपको लिखित रूप में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है पूरे पेपर के, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो अब इनका सोल्यूशन दिखाते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपने बहुत देख लिए है ना। देखो ये अथवा में है, 7 में का अथवा में आता है। ये क्वेश्चन कर दिए, ये कर दीजिए, लेकिन हमने दोनों सॉल्व कराए। आपको जो अच्छा हो वो पेपर में करके आना, लेकिन अभी आप जो है सभी सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है, चलो खैर अब बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ, जिस उद्देश्य से आपके लिए आज के वीडियो बना रहे हैं, मतलब सोल्यूशन कराने के लिए आपको। तो देखो बेटा सोल्यूशन देखो इस पेपर का। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है आपका। तो देखते हैं, मेरी हैंड राइटिंग है भैया, मैंने लिखा है बड़ी मेहनत से यार ठंड में। फर्स्ट का अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब, ये बताना है आपके लिए। तो देखो फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, टेंशन मत लो यार, तुम्ही को समझा रहा हूँ। तो देखो अवतल दर्पण है बेटा, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
और ये कोई वस्तु रखी हुई है फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश से किरण ये पहली आती है, अपतल से टकराती है, दर्पण से टकराती है और ये फोकस से होकर वापस लौट जाती है, ठीक है बेटा। दूसरी प्रकाश से किरण ये पोल से टकराती है, जिस एंगल से आई थी उस एंगल से वापस लौटती है। तो देखो अनंत पर जाके मिलते हैं ये, ठीक है। तो ये चित्र से समझ सकते हो आप चीज़ों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। चित्र मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, हीरा में सबसे कम चाल होती है, क्यों होती है? अरे हाँ, जो चित्र मैंने बताए थे, चित्र बेटा आप ये भी बना सकते हो, ठीक है, ये भी सही है और ये भी बना सकते हो। ये वाला चित्र जो है एनसीईआरटी के तविया में दिया हुआ है, ये वाला चित्र जो है ये एनसीईआरटी के तविया में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाया है। दोनों सही हैं, गलत कोई सा नहीं है, ठीक है। ख, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो बेटा हीरा में न्यूनतम होती है, क्यों? जिसका अपवर्तनांक, दो सोल्यूशन देख लो, नीचे सोल्यूशन लिखा है इसका। बेटा हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, कांच का अपवर्तनांक, क्राउन कांच का होता है 1.52 और फ्लंट कांच का होता है 1.63 और जो केरोसिन ऑयल होता है उसका होता है 1.44। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? हीरे का है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सूत्र होता है N=C/B और C कांस्टेंट है, यहाँ प्रकाश की चाल है, तो N समानुपाती किसके हो जाएगा? N व्युत्क्रमानुपाती 1/B, अर्थात प्रकाश की चाल उसमें अधिक होगी जहाँ पे उसमें कम होगी। मतलब बात यह है यार, जैसे अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा उसकी चाल कम होगी, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसकी चाल कम होगी, ठीक है। तो इसी कारण हीरे में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि समझा रहा हूँ, टाइम तो लगेगा ही लगेगा यार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बेटा देखो हमारा जो तार है, तार जो है 5 ओम है टोटल, उसका कितना है बेटा? 5 ओम है। R=5 ओम। इसे 5 भागों में काटोगे तो 5 से तो भाग दोगे तो 1 ओम आ जाएगा आंसर, बस बात खत्म, एक आंसर आ गया, ये 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो क्या सॉल्व करवाना है। शक्ति का मात्रक जो होता है बटिया होता है वाट, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। दूसरे का बहुत मेहनत से लिखा है यार जी। दूसरे का वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए, 2 अंक में आएगा ये। वाहनों में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? समतल का क्यों नहीं कर लेते? चलो समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखो बेटा, पहले तीनों प्रकार के मिरर देखते हैं। ये है अपना उत्तल दर्पण। कैसा है? उत्तल दर्पण, जिसका उपयोग वाहनों में होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। यह है अवतल दर्पण और ये होता है समतल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है बेटा, इसके अंदर साइड पॉलिश की हुई होती है, अवतल दर्पण के बाहर साइड पॉलिश की हुई होती है, और ये समतल प्लेन होता है, इसके इस साइड पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। अगर हम तीनों के परावर्तक पृष्ठ देखें बेटा, तो इसका परावर्तक पृष्ठ इस साइड का होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है। जिधर पॉलिश नहीं की होती वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अब एरिया देखें बेटा, तो देखो इसका एरिया इतना हो रहा है, इतना परावर्तक जो शीशा है अपना समतल वाला, वो इतना जगह घेरेगा, इतनी जगह, ये, ठीक है बेटा। ये किस जगह घेरेगा? ये इतनी जगह घेरेगा, ये इसका द्वारक हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ का। अब इसका देखें तो बेटा इसका तो बहुत ज़्यादा है एरिया, देखो ये इतनी जगह घेरेगा। तो भैया ये जो दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, ये वाला प्यारा सा, ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। इसलिए हम बाइक में या फिर जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें हम इस उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारा रोड का पूरा एरिया ये कवर कर सकता है, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ का द्वारक है, ये जो द्वारक है, ये जो है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका द्वारक बड़ा होता है, इसलिए हम इसका यूज़ जो है वो दर्पण में, वाहनों में करते हैं, ठीक है। एक तो कारण ये है, दूसरा कारण और भी है। दूसरा कारण मैं आपको बताऊँ बेटा, देखो ये द्वारक बड़ा होता है, ठीक है। तो पहला कारण तो ये हो गया इसको वाहनों में यूज़ करने का। दूसरा कारण ये है कि जो उत्तल दर्पण होता है, इसके हम किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी ये वस्तु रख दें, देखो वस्तु हमने ए बी यहाँ रख दी है, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा छोटा बनेगा। देखो छोटा बना है, ये छोटा A', B' छोटा बना है, ये वस्तु ए बी है, ए बी से देखो छोटा बना है प्रतिबिंब, तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। अब जैसे आप मान लीजिए आप मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हैं, स्कूटी लेकर के जा रहे हैं, पीछे से हाथी आ रहा है बहुत तगड़ा सा है। अब हाथी के बराबर अगर प्रतिबिंब दिख जाए तो बात ही अलग है, हाथी के बराबर प्रतिबिंब थोड़ा दिखता है, हाथी का छोटा सा प्रतिबिंब दिखता है हमारी बाइक में, तो छोटा प्रतिबिंब दिखता नहीं दिखता, समझ में आ रही है बात? तो वही है ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी समतल दर्पण यूज़ करोगे तो समतल दर्पण में जितना बड़ा प्रतिबिंब, जितनी बड़ी चीज़ होती है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हाथी तो बड़ा कर दिख जाएगा समतल दर्पण में। तो सबसे बढ़िया ये 2 कारण हैं, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है,
और द्वारक इसका बड़ा होता है, मतलब बड़ा एरिया, ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए इसको हम समतल दर्पण को, इसलिए हम उत्तल दर्पण को जो है अपने गाड़ियों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में इसका आंसर लिख दिया, देख लें बेटा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी एवं बहुत वस्तु से छोटा बनता है, इसी कारण इसका उपयोग हम वाहनों में किया जाता है। ठीक है, चाहो तो उसको थोड़ा बड़ा करके लिख सकते थे, बड़ा करके ऐसे लिख सकते हो, 2 बड़ा करके लिखना चाहो तो बड़ा कर लिख लेना, बस 2 अंक में इतना काफ़ी है। बड़ा करके ऐसे लिख सकते हो कि उत्तल दर्पण का द्वारक बड़ा होता है, उत्तल दर्पण का द्वारक बड़ा होता है, इसलिए ये अपने सामने का ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है, इसलिए यह अपने सामने का एरिया ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है, और इसमें प्रतिबिंब छोटे, सीधे एवं आभासी बनते हैं, इसी कारण इसको हम वाहनों में यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा इसका आंसर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है माइनस में ली जाती है हमेशा, 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? लेंस से वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं, ये कितनी दूरी पर रखें, तो ये हमें याद करना है। ठीक है, रखें जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, तो b = 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें नेगेटिव साइड में बनते हैं, ध्यान रखेंगे, तो इस माइनस में लेना होगा इसमें। ठीक है, फॉर्मूला होता है लेंस के लिए 1/b = -1/u = 1/f, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1/v = 1/u। बेटा देखो, अब आपको u और b में अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बहुत सोचो, दिखता भी नहीं है। हाँ, अंतर बताता हूँ, अंतर कैसे बेटा दिखता है। देखो u जो होता है वो ऐसे बनाते हैं विज्ञान में, b जो होता है वो ऐसे बनाते हैं, f जो होता है वो ऐसे बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से अंतर होता है, अंतर ध्यान रखें। तो 1/u = 1/v - 1/f। ठीक है, तो 1/u की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, तो 1/u = तो वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे। तो 1/b की वैल्यू कितनी है? 1/20 माइनस के, और माइनस का साइन तो इसमें सूत्र में ही होता है, माइनस का ये हो गया। ठीक है, तो माइनस का ये रहेगा, प्लस का ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब जो है वो लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, माइनस वाली की तरफ बनेगा, तो तभी तो नेगेटिव का आया है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग है निकट दृष्टि दोष क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये पेपर में आता है हर साल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है? ठीक है, तो आंखों देखो, अगर बेटा निकट दृष्टि दोष कहे तो हमें निकट का साफ दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष निकट का साफ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आंखों का वह दोष जिसमें निकट का साफ दिखाई दे और दूर का साफ दिखाई नहीं दे, ऐसे दोष को हम कैसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे आता, कैसे आता बेटा? क्वेश्चन ऐसे होता कि दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? दूर दृष्टि दोष। ठीक है बेटा, दूर दृष्टि दोष समझ पूछ ले तुमसे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है बेटा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में बेटा देखो, दूर दृष्टि दोष में हमें दूर का साफ दिखाई देगा, तो हम कहेंगे आंखों का वह दोष जिसमें हमें दूर का तो साफ दिखाई देता है परंतु पास का साफ दिखाई नहीं देता है, ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें बड़ू की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ऊ फॉर उत्तल, इसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? इसमें उत्तल लेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात जो समझा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए? ठीक है ना, तो इसका निवारण भी समझ में आ गया होगा इसका। ठीक है, तीसरे का जो क्वेश्चन है बेटा 4 अंक में है और बहुत सरल है। मैं आपको बताऊं बेटा, आरेख बनाने के लिए हर साल आता है। आपको आरेख बनाने नहीं आते हो, रूल नहीं पता हो, तो मेरी वीडियो देख लेना, फिजिक्स की वीडियो मैंने डाल रखी है, वहाँ मैंने रूल बता रखे हैं बेटा, देख लेना चैनल पे आके प्ले लिस्ट में। ठीक है, वो 2-3 रूल हैं, 4 रूल हैं, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी तो बोलो फोकस से होकर आएगी तो सीधे निकल जाएगी। ये रूल हैं, 3-4 रूल हैं। ठीक है बेटा, और पोल पे जिस एंगल से आई उस एंगल से वापस जाएगी। 3-4 रूल हैं, देख लेना आप लोग। फिलहाल तीसरे का देखते हैं। एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थितिकरण आरेख बनाइए। देखो, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाना है और बड़ा बनाना है। कैसा? एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक बनाना है और बड़ा बनाना है, इसके लिए हमें स्थितिकरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है बेटा जब वस्तु C और F के बीच रखी हो, मतलब वक्रता केंद्र और F के बीच रखी हो। ठीक है, ये हमारा FS के बीच रखी हो। अब वस्तु यहाँ रखी है बेटा, तो देखो प्रतिबिंब
वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप लोगों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो बेटा, ठीक है। देखो, जैसे कि ये एक अपना है लेंस, लेंस नहीं यार, दर्पण, ये दर्पण है बेटा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों के लिए, ये दर्पण हो गया। अब ये यहाँ पर, ये दर्पण हो गया, यहाँ पर मान लीजिए ये C है और ये मान लीजिए F है। तो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अब वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, अब यहाँ से प्रकाश के कारण ये गई, देखो बेटा ये गई, और कहाँ जाएगी, फोकस से होकर के आएगी, ठीक है। इतना क्लियर आ रहा है, ये फोकस से होकर के गई है। अब दूसरी प्रकाश की किरण मान लीजिए पोल पे आती है, ये पोल पे, तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से ये वापस लौट के जाएगी, इसी एंगल से ये वापस लौटेगी, ऐसे करके। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो काफ़ी दूरी पे और बड़ा बनेगा। ये प्रतिबिंब जो बना है, ये बना है, देखो बेटा, जो वस्तु थी AB थी हमारी, और प्रतिबिंब बना है A', B', काफ़ी दूरी पे बना है और बहुत बड़ा बना है, और वास्तविक भी है ये प्रतिबिंब। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? तो वही प्रतिबिंब मैंने आपके लिए बना कर दिखाया भी है बेटा, तो समझ में आ रहा है प्रतिबिंब? तो अतः जब वस्तु C और F के बीच रखी हो तब प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी तो आपको सभी तैयार करने हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो बेटा ये उत्तल लेंस रहा, और हम कहीं पर भी वस्तु रख दें अपनी, तो इसमें बेटा आभासी प्रतिबिंब और छोटा ही बनेगा, कहीं पर भी आप वस्तु रख दें। तो ये अपना आरेख हो गया बेटा, समझ में आ रही है बात? तो लेंस में हमेशा प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से छोटा बनता है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। 4 अंक का है यार, देखो इतना छोटे छोटे हैं आरेख वाले, इन बच्चे घबरा जाते हैं इसको देख करके ही, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल, जिससे लगता है आपको डर, लेकिन डर के आगे जीत है ना। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, बहुत सरल न्यूमेरिकल, अब बहुत ज़्यादा इजी है, मजाक की बात नहीं, सच्ची कह रहा हूँ यार मैं। देखो लिखा है, प्रतिरोध का एक मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। एक एक लाइन पे नंबर मिलता है, ध्यान रखना, कहीं छोड़ दो यार। 1 नंबर इसी के बात का हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर तो इस बात का हो गया, 3 नंबर बचे अब, ठीक है। कैपिटल L लंबाई और A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। एक तार है बेटा, देखो कैपिटल L लंबाई है, ठीक है, R जो है 10 ओम है, ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। गिवन दैट, प्रथम तार मान लीजिए XY है, XY तार के लिए स्मॉल l इक्वल टू L, A इक्वल टू A एंड R इक्वल टू 10 ओम है, ठीक है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 है तथा मोटाई 3A है, तब इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसी पदार्थ का एक और तार बनाया जाता है बेटा L/3, मतलब ये पूरे तार का 1/3, तो हमने 1/3 ले लिया। तो इसकी जो लंबाई होगी L डैश होगी, कितनी होगी? L/3 हो गई, और इसको तार को मैं X डैश बाई डैश कह दिया, और जो इसकी नया मोटाई होगी A डैश इक्वल टू 3A हो गई, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो हमने लिख भी दिया है, गिवन दैट दूसरे तार के लिए, दूसरा तार X डैश बाई डैश के लिए L डैश, मतलब यहाँ पे स्मॉल l लिखी थी, हाँ, स्मॉल L डैश इक्वल टू L/3, A डैश इक्वल टू 3A, R डैश इक्वल टू ज्ञात करना है हम लोगों के लिए बेटा, ठीक है। नया प्रतिरोध तो ज्ञात करना है हमारे लिए। चलो अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक सूत्र जानते हैं, R इक्वल टू प्रतिरोध इक्वल टू होता है रो इंटू L/A। तो रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। अगर कोई भी पदार्थ है, 2 पदार्थ हैं, तो दोनों पदार्थों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो समानता का ध्यान रखेंगे। तो बेटा रो, अब तिरछी मल्टीप्लाई कर दें, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको यार लिख करके बता देता हूँ, वरना आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता होगा, है ना। कम से कम लिखने से शायद पल्ले ने तो उल्ले तो पड़ ही जाए कम से कम, है बेटा। देखते हैं, खैर चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ के लिए। देखो R इक्वल टू दिया है रो इंटू L/A, ठीक है। तो यहाँ से हम तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा RA इक्वल टू रो L, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालना चाहें, रो की, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA अपॉन L, ठीक है। तो रो इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है बेटा? R की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, कितनी है? 10 ओम, और A, ठीक है, A अपॉन L ऐसी रहेगा, A अपॉन L। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों की? ठीक, अच्छी बात है, चलो समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद
दूसरे तार के लिए देखो बेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे, दूसरे तार के लिए भी सूत्र यही होगा जो सूत्र इसमें लगा था, आर डैश, यहाँ पे हम थोड़ा डैश डैश कर लेंगे, चेंज हो गया है ना, तो आर डैश इक्वल टू रो डैश इक्वल टू एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, चलो इसका भी सोल्यूशन थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो बेटा, तो इसमें क्या है, आर डैश इक्वल टू, देखो यहाँ पे आर डैश और आर समान पदार्थ के हैं तो समान होंगे। ठीक है, तो हम आर डैश की जगह पे हमने क्या लिख लिया, रो लिख लिया। ठीक है, एल डैश इक्वल टू हमने एल अपॉन 3 कर लिया है तो एल अपॉन 3 लिख दिया, एक ये ए डैश की जगह पे 3 ए लिखेंगे। ठीक है, तो रो की वैल्यू, ये रो जो है, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है ये निकाली हुई हमने। ठीक है, ये यहाँ पुट कर दी, ये रो की वैल्यू आ गई, और ये चीज़ हमने ऐसी के ऐसी छाप दी नीचे को। ठीक है, अब गुणा भाग कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये हमारा आंसर आ गया 10/9 ओम। ठीक है, देख लेना आप लोग इसको समझ सही से बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यार वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या करूँ, समझाना भी तो है आप लोगों के लिए। मैंने भी तो बहुत टाइम में ये भैया सोल्यूशन किया है आप लोगों के लिए। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। बेटा 3 घंटे का पेपर है तो जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा, 4 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत शॉर्टकट में मैंने इसका देखो बेटा प्रूफ किया है, देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। तो 3 प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। ठीक है बेटा, तो मान लेंगे कि जो 3 प्रतिरोध है हमारे, माना 3 प्रतिरोध जो हैं वो हैं R1 R2 R3 हैं, ये 3 प्रतिरोध है मान लिया हमने। ठीक है, अब इन्हें हम श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों हमने क्या काम करा, श्रेणी क्रम में लगा दी। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी है, इस तरीके से हमने जोड़ दिया, बी वोल्टेज की बैटरी है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और प्रतिरोध यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ध्यान दें, धाराएं सभी में समान होती हैं, धाराएं देखो सभी में समान होती हैं, लेकिन प्रतिरोध सब, मतलब जो वोल्टेज है वो सभी में अलग अलग फ्लो होता है। मान लीजिए इसका B1 है, इसका मान लीजिए B2 है, इसका मान लीजिए B3 है बेटा, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। भैया पूरे प्रतिरोध में, पूरे तार में तो प्रतिरोध यही हो गया, मतलब वोल्टेज B1 इक्वल टू B2। ठीक है, और B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू होता है बेटा IR। ठीक है, तो B1 इक्वल टू हो जाएगा IR1। ठीक है, और B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो B इक्वल टू क्या है, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लिया है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, आई तो कॉमन आ गई ना यहाँ पे, अब आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो एक इस तरीके से देखो मैंने सोल्यूशन इसका कर रखा है बेटा। देखो यहाँ से क्या किया गया है, देखो मैंने B इक्वल टू IR लगा दिया है, B1 इक्वल टू IR1, B इक्वल टू IR2, B इक्वल टू IR3, R इक्वल टू आई कॉमन ले लिया है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आई से आई कैंसिल होगी तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको कराया है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जैसा सोल्यूशन मैंने कराया है बेटा ऐसे ही लिखना है आपको, ज़्यादा कथा नहीं लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामांकित आरेख बनाकर, मतलब एक चित्र बना करके, एक आरेख बना करके वैद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए, मतलब क्या सिद्धांत है उसका, तथा उसकी कार्यविधि को भी बताइए कि इसकी भैया कार्यविधि क्या है, कैसे कैसे ये वर्किंग करता है ये। ठीक है, 7 अंक का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो हमें बात करनी है बेटा विद्युत जनित्र के बारे में। तो विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर, या इसको हम डायनेमो भी कहते हैं। ठीक है, अब विस्तार से समझेंगे इसको, जरा ध्यान समझना बेटा। ठीक है, आपके लिए बड़ी मेहनत से लिखा है इसको यार। देखो विद्युत जनित्र होता क्या है, विद्युत जनित्र या डायनेमो होता क्या है। ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जो ऊर्जा को, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, जैसे पंखा चलता है, पंखा अपना वो क्या होता है, पंखा जो चलना है, पंखे का चलना, यंत्र चलना हो गया तो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बेटा ये क्या होता है, डायनेमो जनरेटर क्या होते हैं, जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास जो भी यांत्रिक ऊर्जा होती है बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक पंखा, ये चल रहा है, ये यंत्र है, ये चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इससे हमारे लिए अगर यहाँ पे करंट प्राप्त हो जाए किसी भी तरीके से, तो इसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। तो एक ऐसी डिवाइस, ठीक है, हमारे पास अगर ऐसी कोई डिवाइस हो जाए बेटा, समझिए थोड़ा सा, हमारे पास अगर ऐसी कोई डिवाइस हो जाए कि जैसे कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस हो जाए, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई सिस्टम है या कोई डिवाइस है,
ये कोई डिवाइस ऐसी हो जाए कि यहाँ से हम यांत्रिक ऊर्जा दें, क्या काम करें बेटा, यहाँ से कोई हम यांत्रिक ऊर्जा दें और वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाए, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, तो इस डिवाइस को हम कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं बेटा, जनरेटर। वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, समझो यार बात को। देखो, विद्युत जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। छोटे जनरेटर को हम डायनेमो कहते हैं, जिनका प्रयोग साइकिल वगैरह में इत्यादि में किया जाता है। अच्छा, इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत तो तुमसे पूछा ही है। जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बात समझ में आई बेटा, आप ज़्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा, तय समझ जाती है आप, ठीक है। विद्युत जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। फिलहाल डीसी के बारे में बात नहीं करनी है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया, यहाँ हमें सिर्फ पहले वाले की बात करनी है, ठीक है। तो इसकी हम संरचना के बारे में देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार होती है। संरचना में इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। चित्र और ए और बी में प्रदर्शित किए गए हैं सभी भाग इसके, ठीक है। सबसे पहली होती है क्षेत्र चुंबक, ठीक है। एक शक्तिशाली चुंबक होता है, NS होता है, जिसके चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी हुई होती है, कुंडली घूमती है बेटा। देखो, ये एक शक्तिशाली, देखो मैंने चित्र बना के दिखाया है आप लोगों के लिए बेटा। देखो, मैंने 2 चित्र बनाए हैं, ए और बी। फिलहाल आप कोई सा एक बना देना, दोनों सही हैं, एक बना देना कोई भी आप, ठीक है। समझाने की दृष्टि से मैंने 2 बना दिए हैं फिलहाल। देखो बेटा, एक चुंबक है N, एक चुंबक है S, ठीक है। इसके बीच में हमारी ये ABCD एक कुंडली रखी हुई है, जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं बेटा, ABCD को आर्मेचर, ठीक है। अब ये तार आए हैं, इसके आर्मेचर के ये तार आए हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा यार समझ लो यार, तुम लोग ना समझना पता नहीं चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, बता देना कि आप समझाया करूँ मैं आप लोगों के लिए, या फटाफट बकता जाया करूँ ऐसे, तुम बता दीजिए ना, कमेंट करके बताना यार, समझाना जरूरी है या सिर्फ ऐसी फटाफट स्पीड से पढ़ाना जरूरी है, नोट्स ही चाहिए सिर्फ आपको, तुम बता दिया करो, वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा। तो देखो यार, जब क्या आ जाता है सिस्टम, चलो यार ठीक है, समझो बात के लिए। तो यार देखो, यहाँ पर ये छल्ले जैसे लगे हुए हैं, छल्ले ये ब्लैक कलर के छल्ले, ये जहाँ मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये एक छल्ला ये है और एक छल्ला ये है, ये इन छल्ले को बोलते हैं स्लिप रिंग्स, रोटेट विथ कॉइल। ये कॉइल के साथ में रोटेट करते हैं, ये कॉइल जब घूमती है उसके साथ रोटेट करते हैं। ये ब्रश होते हैं, ये B1 एंड B2, ये B1 B2 ब्रश होते हैं, ये क्या होते हैं, अपन जैसे फिक्स होते हैं, घूमते नहीं हैं, ये कॉइल पे टच करते हैं ओनली, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देखो, यहाँ से ये हमने एक सर्किट लगा रखा है, यहाँ पे ये बल्ब है और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है। अब होता है क्या, जैसे ये घूमती है, ये B ऊपर को जाता है, C नीचे को जाता है। जब ये घूमता है ना इस तरीके से, तो इसमें जो धारा की जो दिशा होती है वो X से Y की डायरेक्शन में होती है, इस तरीके से X से Y की तरफ होती है, ठीक है। जब ये हमारा आर्मेचर 180 से घूम जाता है, 180 से घूमने के बाद तो स्थिति ये हो जाती है। आपको एक चित्र बना देना, 2 नहीं बनाना, समझाने के मैं 2 बनाया सिर्फ मैंने, चित्र B। तो बेटा जो धारा होती है हमारी, वो धारा हमारी जो है विपरीत डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से हमारी ये प्राप्त होती है, ठीक है। अगर डिटेल से वीडियो चाहिए इसके बारे में, जनरेटर के बारे में, तो बता देना, मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वैसे उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतने से आपको, ठीक है। तो ये चित्र आप देख करके बना सकते हो अच्छे से, ठीक है। चित्र संग से बनाना, सही से बनाना, तो चित्र के नंबर होते हैं। चलो एक एक चीज़ को हम डिस्कशन करते हैं। तो आर्मेचर क्या होता है, ये है एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग क्या होते हैं बेटा, कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे क्रमशः 2 धातुओं के रिंग R1 R2 से जुड़े रहते हैं और ये आर्मेचर के साथ घूमते हैं, इन्हें स्लिप रिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। ब्रश क्या होते हैं, ये पढ़ लेना अपने आप, या पढ़ने की चीज़ें हैं ये, ठीक है। कार्य विधि देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जब आर्मेचर ABCD कुंडली को घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। AC जनरेटर से प्राप्त होने वाली धारा को हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं बेटा। तो इस प्रकार से AC की हमारी करंट होती है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है, इस प्रकार से। देखो, जब हमारा आर्मेचर 90 पे जाता है तो हमें मैक्सिमम धारा प्राप्त होती है, उसके बाद 180 पे हमारी नहीं प्राप्त होती है, उसके बाद 270 अंश पे हमें नेगेटिव धारा प्राप्त होती है, यहाँ नहीं होती है, यहाँ पे इस तरीके से हमें AC करंट प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है बेटा, पढ़ लेना इस चीज़ को। चला मैं पढ़ देता हूँ यार। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में
समांतर होती है तो धारा शून्य होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र समांतर होती है तो धारा शून्य होती है, 180 पर शून्य होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब कुंडली 90 अंश पर घूम जाती है फिर से धारा अच्छी खासी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न धारा को प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। ये ऐसी धारा होती है ना, जो मैंने आपको बताया करंट, जो ऐसी धारा है ये एसी धारा, ये एसी करंट कहलाती है, ठीक है बेटा। चलो अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम हो, ध्यान रखना, जिसमें डायग्राम हो या जिसमें रिएक्शन हो वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है अथवा में इसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबक पर कार्य करने वाले बल की दिशा के नियम के बारे में बताइए। 7 अंक का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, जैसे कि कोई भी बल है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। चुंबक शक्तिशाली कितनी है, किस दिशा से चुंबकीय बल लगाया जा रहा है, एक तो ये चीज़, ठीक है, मतलब चुंबकीय शक्ति व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, एक तो ये चीज़, और धारा की दिशा क्या है, इस चीज़, इन 2 चीज़ों पर मतलब वो निर्भर करता है, ठीक है। अब हम बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, खाली समझा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ अपने आप लेना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है। अपना बायां हाथ निकालो, बायां हाथ निकाल लिया आप लोगों ने बेटा, ठीक है। बायां हाथ निकाल करके इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा आपको ऊपर को रहे और जो उंगलियां हैं उसके पास की दोनों लंबवत रहें, ठीक है। तो ये अंगूठी, ये रूल ये कहता है कि अपने बायां हाथ के अंगूठा उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये सभी लंबवत रहें। तब अंगूठे के पास वाली उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बताती है, और उसके पास वाली उंगली धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ये मैंने आपको समझा दिया बेटा, यही ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। फिजिक्स मैंने पूरी सॉल्व करा रखी है। अगर आपके क्यूट प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, वीडियो आपको सही लगा हो, कुछ सुझाव देना हो, जरूर बताना। अच्छे कमेंट आते हैं, अगर आपको चाहिए, लग रहा है कि मैं सही समझा पा रहा हूँ बेटा, तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री का भी वीडियो बना दूंगा, इसका आंसर पेपर और भी करा दूंगा, और नहीं तो कोई बात नहीं है, जैसा आपकी इच्छा हो, ठीक है। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको और चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। तो वीडियो अच्छी लगी कर दिया लाइक, प्यारा सा कुछ कमेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, बाय बाय।